हम लोग उत्तर प्रदेश जीके में सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में हम लोग अनुसूचित पिछले वीडियो में अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ा था। आज उसी के आगे देखते हैं क्या पढ़ा बच्चों हमने। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ा था और सामान्य ज्ञान में एसटी टॉपिक चल रहा था। शेड्यूल ट्राइब्स या अनुसूचित जनजाति टॉपिक हम लोग चला रहे थे, समझ गए बच्चों। तो हमने बात किया था उत्तर प्रदेश में भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है, कब कितनी जनजातियाँ थी और कब कितनी हो गई थी, उत्तर प्रदेश में कितनी जनजातियाँ अभी निवास करती हैं, ये सारी चीज़ की जानकारी हम दे चुके थे। हमने बताया था उत्तर प्रदेश में जो एसटी का लिंगानुपात है वो 951 या 52 है, ये भी यहाँ तक हमने बात की थी शायद। अब उसी के आगे बात करते हैं और उसके आगे बात करते तो जो हमारे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं हमारे प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं वो देख लेते हैं। क्या बच्चों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले, जो हमारे जनपद हैं, जो हमारे क्या बच्चों उत्तर प्रदेश के जनपद हैं उनकी बात करें, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जनपद जो उनकी बात करें तो सबसे पहले हमारा आ जाता है सोनभद्र। जो हमारा सोनभद्र है वो सबसे पहले आ जाता और सोनभद्र में लगभग 3,85,108 अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। कितना? 3,85,108 3,85,000 बात कर 018 की, इतने लोग सोनभद्र में निवास करते हैं अनुसूचित जनजाति के। बात करें इसके बाद नंबर 2 की, नंबर 2 है हमारा बलिया। और बलिया जो है बलिया में लगभग 1,10,114 लोग, कितने? 1,10,114 लोग निवास करते हैं बलिया में, हमारे बलिया में। और बात करें देवरिया, उसी से जुड़ा हुआ जिला है देवरिया। बात करें देवरिया की तो देवरिया में लगभग 10, 98, 94, कितने? 10, 98 और 94 लोग अनुसूचित जनजाति वाले निवास करते हैं। ये तो ये हमारे सर्वाधिक जनजाति की बात करें, ये तो हमारे सर्वाधिक जनजाति की बात हुई, समझ गए बच्चों। अब बात करें हम न्यूनतम की, ये सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले हो गए। बात करें न्यूनतम जनजाति वाले अनुसूचित जनजाति वाले जनपद, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जनपद की बात करें तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जनपद की बात करें हम तो इसमें भी 3 को देख लेते हैं हम लोग। टॉप 3 देखते हैं और टॉप 3 में पहला हमारा है जो ये जनपद है, इसमें मतलब देखते हैं किस जनपद में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले लोग रहते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो हमारा आ जाता है बागपत। क्या आ जाता है बच्चों? बागपत। और ये जो बागपत है, बागपत में सबसे कम है, लगभग 14 अनुसूचित जनजाति के लोग ही निवास करते हैं। बात करें कन्नौज की, क्या बच्चों? कन्नौज की बात करें तो यहाँ पर लगभग 15 हैं। और बात करें हम लोग बदायूं की, बात करें क्या बच्चों? बदायूं। और बदायूं की जब बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 58 लोग निवास करते हैं। 58 लोग क्या करते हैं बच्चों? निवास करते हैं। समझ में बात आई ना। अब देखते हैं सर्वाधिक
सर्वाधिक एसटी आबादी वाले प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक एसटी आबादी प्रतिशत वाले जिले, मतलब प्रतिशत में कितने जिले हैं ऐसे हैं जो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है, जो क्या है बच्चों प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है, उनकी बात कर लेते हैं। बात करें सर्वाधिक, क्या करें बात, सर्वाधिक एसटी आबादी प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक एसटी आबादी प्रतिशत वाले जिले ना बच्चों, प्रतिशत वाले जनपद की बात करें, सर्वाधिक आबादी प्रतिशत वाले जनपद की बात करें तो सबसे पहले हमारा आ जाता सोनभद्र, ललितपुर और देवरिया। क्या आ जाता बच्चों, पहला आ जाता हमारा सोनभद्र, समझ गए बच्चों। दूसरा आ जाता हमारा ललितपुर, और तीसरा हमारा आ जाता बच्चों देवरिया। तीसरा क्या आएगा बच्चों हमारा देवरिया आ जाता है, जो कि सोनभद्र की बात करें तो 20.67%, 20.67%, मतलब कि सोनभद्र में जितना भी पॉपुलेशन है उसका 20.67% लोग एसटी के होते हैं, एसटी जनजाति के होते हैं। बात करें ललितपुर में तो बात करें ललितपुर में तो ललितपुर में हमारे 5.86% लोग ललितपुर की पॉपुलेशन के लोग यहाँ पर एसटी रहते हैं। बात करें देवरिया की तो 3.54% लोग यहाँ पर देवरिया के निवास करते हैं। समझ गए बच्चों, देवरिया के यहाँ पर निवास करते हैं, समझे। अब बात करें न्यूनतम, ये तो है सर्वाधिक, अब क्या करें बात न्यूनतम एसटी आबादी प्रतिशत वाले जिले, न्यूनतम आबादी प्रतिशत वाले जिले की बात करें या जनपद, क्या करें जिले या जनपद की बात करें तो इसमें भी 3 को देखते हैं हम लोग, इसमें भी किसको देखते हैं बच्चों 3 को ही देखते हैं, समझिए। इसमें भी हम लोग 3 को ही देखते हैं। देखिएगा आप लोग, न्यूनतम एसटी आबादी प्रतिशत वाले जनपद जो हैं हमारे, इसमें वही है जो हमने न्यूनतम आबादी वाले पढ़े तो वही बागपत, कन्नौज और बदायूं। क्या है बच्चों, बागपत, कन्नौज है, और क्या हमारा बदायूं है, कन्नौज है और क्या बच्चों बदायूं है। ये जो बागपत में कितने तो 0.001%, कितना 0.001% लोग बागपत के पॉपुलेशन का वहाँ पर एसटी है, समझ गए। कन्नौज की बात करें तो 0.001%, यहाँ भी 0.001% ही है। और बात करें बच्चों बदायूं की तो बदायूं में 0.002% लोग निवास करते हैं, समझ गई बात, समझ में आ गई ना बात आपको। देख लीजिए कितने एसटी लोग कम हैं। ओके दोस्तों, समझिए। अब बात करते हैं हम, हमारे प्रदेश में लगभग 12 जनजातियाँ हैं, 12 जनजातियों को अब हम आपसे थोड़ा सभी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा जनजाति क्या था बच्चों, हमने क्या बताया था सबसे पहले आपको जनजाति, तो हमने बताया था थारू, हमने क्या बताया था बच्चों थारू जनजाति। थारू जनजाति की बात करें, हमने क्या बताया था बच्चों, सबसे पहले हमने थारू जनजाति बताई थी। तो थारू के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे बच्चों, थारू जनजाति। क्या पढ़ेंगे बच्चों, थारू जनजाति पढ़ेंगे। बात करें थारू जनजाति की, तो ये थारू जनजाति होता है, ये हमारा राजपुताना, मतलब कि राजपुताना वंश था, राजपुताना की किरात वंश से इसका संबंध है। ये थारू जनजाति जो हमारी है, इसका राजपुताना किरात वंश से संबंध है, जो वर्तमान में ये तराई के क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। वर्तमान में
तराई के क्षेत्रों में निवास करती हैं। समझ गए ना। ये लोग जो होते हैं ये छोटे होते हैं, इनका जो आकार होता है आकार छोटा होता है, पीतवर्ण होता है, पीला मतलब कि शक्ल जो होती है लगभग पीले टाइप की होती है। चौड़ा मुख होता है, मुख जो होगा हमारा जैसे हमारा गोल लंबा होता है, इनका लगभग थारू लोगों का चौड़ा मुख होता है। नाक चपटी हुई होती है, नाक जो होती है हमारी इनकी जो होती है नाक चपटी होती है, इसलिए इनको हम लोग मंगोल प्रजाति के लोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगोल प्रजाति के लोग भी कहते हैं। जो थारू जनजाति है ये किरात वंश से संबंध रखते थे। किससे? किरात वंश से। किरात वंश से संबंध रखते थे। ये जो थारू जनजाति थी बच्चों, थारू जनजाति जो थी ये हमारी किरात वंश से संबंधित रखती थी। वर्तमान में इनका निवास स्थान देखें, वर्तमान में मतलब अधिक रहते कहाँ पर हैं? तो वर्तमान में ये लोग तराई क्षेत्रों में निवास करते हैं। तराई क्षेत्रों में अधिक निवास तराई क्षेत्रों में ये लोग अधिक निवास करते हैं। इनके आकार की बात करें, यदि इनके आकार की बात करें तो इनका जो कद होता है, कद कैसा होता है बच्चों? कद होता है जो छोटा होता है, पीतवर्ण होता है। पीतवर्ण का मतलब हल्का शरीर पीले टाइप का होता है, पीतवर्ण होता है। चौड़े मुख चौड़ा होता है। मुख कैसा होगा बच्चों? मुख चौड़ा होगा। मुख इनका कैसा होगा? चौड़ा होगा। नाक चपटी हुई होती है, इनकी नाक कैसी होती है? नाक जो इनकी होगी नाक चपटी हुई होती है। समझ गए? नाक कैसी होगी? चपटी हुई होगी। इन लक्षणों को देखकर कद छोटा, पेटवर्ण, मुख चौड़ा और नाक चपटी, इन लक्षणों को देखकर इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग मंगोल इनको क्या कहते हैं बच्चों? मंगोल प्रजाति के लोग कहते हैं। मंगोल प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। के लक्षण मंगोल प्रजाति के लक्षण होते हैं, इसलिए हम इनको मंगोल प्रजाति के लोग भी कहते हैं। इनका जो मुख्य भोजन की बात करें, मुख्य आहार, इनका जो मुख्य आहार है, इनका जो मुख्य आहार होता है, मुख्य आहार इनका होता है चावल। इनका मुख्य आहार क्या होता है बच्चों? चावल होता है, क्योंकि तराई क्षेत्रों में अधिक चावल ही पाए जाते हैं। बात करें ये पशुपालन मतलब किस चीज़ का पशुपालन करते हैं, तो ये लोग सुअर या मुर्गी पालते हैं। क्या पालते हैं बच्चों? सुअर या मुर्गी पालते हैं। क्या? सुअर या मुर्गी पालते हैं। सुअर व मुर्गी पालते हैं, तो जाहिर सी बात ये लोग अंडा तथा मांस का भी सेवन करते होंगे। अंडा तथा मांस का सेवन करते हैं। समझ गए बच्चों? इनके जो भोजन होते हैं या नाश्ता जो होता है, भोजन होता है, वो 3 भागों में बटा होता है। जैसे कि कलेवा जो हो गया हमारा, ये जो कलेवा होता है, जो इनका ये कलेवा होता है, इनका दोपहर कलेवा जो होता है सुबह का भोजन होता है। कहाँ का बच्चों? सुबह का भोजन को ये लोग कलेवा कहते हैं। बात करें मिझनी देखें, तो मिझनी ये जो होता है इनको मिझनी दोपहर का भोजन होता है। दोपहर का भोजन क्या कहलाता है बच्चों? इनको मिझनी कहलाता है। बात करें शाम की भोजन की, तो शाम के भोजन को ये लोग वेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी कहाँ का भोजन होता है? शाम का भोजन बच्चों इनका वेरी कहलाता है, शाम का भोजन। समझ गए होंगे आप लोग? समझ गए ना? ओके दोस्तों, समझ गए ये लोग आप लोग। इनका निवास स्थान जो है वर्तमान में अधिकतर पाए कहाँ जाते हैं वर्तमान में? ये लोग एक चीज़ और करते हैं, जो हमारा दीपावली का त्यौहार, क्या थे बच्चों इसको? जो दीपावली का त्यौहार होता है, दीपावली के त्यौहार को ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं। दीपावली के त्यौहार को ये लोग कैसे मनाते हैं? शोक के रूप में मनाते हैं। किस त्यौहार को? दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं। दीपावली को शोक के रूप में ये लोग
मनाते हैं। समझ गए बच्चों, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दीपावली को ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं। समझ गए बात। इस दिन ये लोग अपने पूर्वजों को भेंट प्रदान करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, जैसे जिसे ये लोग रोटी कहते हैं। समझ गए, जो भेंट चढ़ाते हैं इस दिन ये लोग अपने पूर्वजों को, उस भेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस भेंट को हम लोग रोटी कहते हैं। समझ गए बात। थारूओं का जो निवास स्थान है जो इनका वर्तमान निवास है, वो वर्तमान निवास देख लीजिएगा। वर्तमान निवास है लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। क्या है बच्चों? लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर और तथा आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। क्या होगा बच्चों? श्रावस्ती। समझ गए आप लोग। तो दोस्तों, आज आपको ये क्लास कैसे लगी? इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और न्यू ब्रिलियंट कोचिंग को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कल हम इसके अगली जात जनजात के बारे में पढ़ेंगे, बोक्सा जनजात। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।